khulasaexpress.com. Create video online. नमस्कार, आप देख रहे हैं खुलासा एक्सप्रेस न्यूज़। जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार जहां मैदान में अपना मुकद्दर आजमा रहे हैं, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की भी इस चुनाव में काफ़ी होड़ लगी हुई है। तहसील मरहीन से धर्मपाल कुंडल अपना मुकद्दर आजमा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा है। वह घर में जाकर लोगों की परेशानियों को सुन रहे हैं और उनका ये मुद्दा है कि वह अगर जीत जाते हैं तो वह अपने इलाके की डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर देंगे। उनके साथ मौजूद रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के संयुक्त सचिव जम्मू सूबा भारती शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस युवा नेता चरणप्रीत सिंह व आदि। कठुआ से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए खुलासा एक्सप्रेस न्यूज़। कुंडल साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपको मढ़ी जिला में मैंडेट मिला है, क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी और किन क्षेत्रों में आप कार्य करने के बारे में रखेंगे अपनी बात? देखिए, सबसे पहले जो मेरी मरीन कंसूसी है, जो डीडीसी ब्लॉक मरीन, उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे ट्रांसपोर्टर, छोटे बेचारे कोई पढ़े लिखे मेरे बेरोजगार भाई, ये काफ़ी इतिहास से यहाँ लोग हैं। सबसे जो मेरी पहल रहेगी, सबसे जो किसानों की समस्या है, जो इस वक्त बॉर्डर में किसानों की समस्या है, इसमें जो अभी चल रहा है लैंड लॉ लागू किया है, उसके बारे में अगर मैं यहाँ से जीत कर जाऊँगा, उसको सबसे पहले मैं ये उठाऊँगा, उस लैंड लॉ के विरोध करूँगा। और जो मेरे किसान भाई जो भी आप देख रहे हैं, लोगों की जो गेहूं की फसलें हैं वो नहीं लग रही है, जो खाद है वो 1200 की पहले एक वो आती थी बैग, अभी वो 1500 का 1400 का। लोगों में प्राथमिकता यही होगी अपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और अपने छोटे दुकानदार जो जब से ये कोरोना की मार झेल रहे हैं, वो बेचारे अपने रोटी खाने पर भी उनका गुजारा नहीं हो रहा है। तो सबसे ये मेरी प्राथमिकता रहेगी इस इलाके में। जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है मरीन है डीडीसी, उसमें मेरे जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है वो बेचारे डिग्री लेकर घर में बैठे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। 1-2 साल हो गया है, 5 लाख जो हमारा युवा है वो बेरोजगार हो गया इन दो सालों में, 1 साल से। सबसे जब ड्यूटी बनी है, तो मेरी सबसे यही और लोगों की अपने में जो गरीब मेरे है, माता है, बुजुर्ग है, उनकी पेंशन, जो लोग बेचारे 60 साल की जितनी उम्र है उनके पेंशन के लिए, और जो हमारे इलाके में और काफ़ी समस्या है, जैसे कि हमारा जहाँ बॉर्डर एरिया ज़्यादा पड़ता है, आए दिन फायरिंग होती है, लोग मेरे बेचारे कई घायल, माता में भाई है, बुजुर्ग है, वो काफ़ी परेशान है बॉर्डर पर, उनकी समस्या वहाँ समस्या को उठाऊँगा। तीसरा हमारा यही है इलाके में जो मरीन कंस्टिट्यूंसी डीडीसी की है, इसमें अगर हमारी यहाँ से हम जाते हैं जीतकर, तो सबसे पहले जो हमारे जहाँ इलाके में काफ़ी बेरोजगारी है, हम ये भी कोशिश करेंगे जहाँ कोई छोटी जो इंडस्ट्री होती है उस पर ही हम जोड़ देंगे, वो भी कोशिश करेंगे जहाँ लगाने की, कि हमारी जो बेरोजगार युवा है वो उसमें काम कर सकें। तो इसी के मुद्दे पर जो हमारे 3-4 मुद्दे हैं, इसी बारे हमने लेकिन ये लोगों के बीच जाना है। ये हमारे 4-5 मुद्दे हैं, किसानों का है, बेरोजगारों का है और हमारे मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, हमारे छोटे ट्रांसपोर्टर जो अभी 6-6 महीने जिनके भी छोटे लोगों ने लोन लिए है बैंकों से, और वो उनकी गाड़ियाँ जो घरों में लगी है, किसी ने मेट्रो डाली है, किसी ने रिक्शा डाला है, किसी ने छोटे, वो बेचारे अपने घरों में खड़ी है, उनके हक के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा जो अभी हमारे किसान भाई जिनका बैंक में केसीसी लोन लिया है, कि पिछले 2014 से लेकर 2018 तक हमारी जो फसलें बर्बाद हुई, उसका आज तक हमें किसी ने मुआवजा नहीं दिया। उन फसलों का जो हमारी गेहूं की फसल बर्बाद हुई 2014 में, 16 में, 18 में, उसके हक में भी मैं लड़ाई लड़ूंगा। थैंक यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहे हैं। आज एक बात यह है कि आपको अपनी नेशनलिटी प्रूव करने के लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम स्लोगन बोलना पड़ेगा। क्या आप इस तथ्य को कहाँ तक सही मानते हैं कि इससे आपकी नेशनलिटी प्रूफ हो जाएगी? मतलब अगर आप भारत माता की जय बोलते हो या वंदे मातरम बोलते हो तो आप एक नेशनलिस्ट हो, और अगर आप इस चीज़ से इनकार करते हो तो ये एंटी नेशनल हो जाता है।
तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये एक बीजेपी वालों की सोच है, हम आज से नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1932 से ही नेशनलिस्ट है, वो हमेशा हिंदुस्तान के साथ रखी है। आज ये बीजेपी वाले ये गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं तो कहता हूँ इनको इतिहास पढ़ना चाहिए उस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का, जिसने हिंदुस्तान के साथ रिश्ता जोड़ा। अगर उस समय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला चाहते या नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती कि हमें हिंदुस्तान के साथ नहीं जाना, हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं थी जो हमें ले जाती। जो उस समय के हमारे जहाँ महाराजा थे उनकी भी सोच ये नहीं थी कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएं, लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब ने महाराजा जी को भी यहाँ की किया कि वो भी आप हिंदुस्तान के साथ हमें इलाक़ करना है। हमें बीजेपी वालों से थोड़ा सर्टिफिकेट लेना है। जब वंदे मातरम कहने से हम बड़े हिंदुस्तानी बन जाएंगे, जब भारत माता कहने से बन जाएंगे। मैं बीजेपी वालों से पूछता हूँ, जो बहुत बात करते हैं कि हम करते हैं, जब जय श्री राम कहने से बड़ा कोई नया हिंदुस्तानी नहीं बन जाता। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा चलती है हिंदू मुस्लिम सिख और इत्तेहाद के साथ, इंसानियत के लेके चलती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम धर्म की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। जब धर्म की लड़ाई होगी तो हम धर्म की लड़ाई भी लड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा धर्म इंसानियत है, सेकुलरिज्म है हमारा धर्म नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो इसलिए हमें इनसे बीजेपी वालों के डरने से जो ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हम नेशनलिस्ट हैं। जब कवालियों ने जहां हमला किया कश्मीर में, जब जो हड़प रहे थे, तो उस समय किन लोगों ने कुर्बानी दी। आज इतनी देर से मिलिटेंसी है, 30 साल से मिलिटेंसी है। हमारा 26,000 वर्कर मारा गया है इस मिलिटेंसी में। आज कश्मीर में हम जाएंगे, वहाँ में लोग ये कहते हैं आप हिंदुस्तान के एजेंट हैं। हमें वहाँ कहा जाता है, हम किसी देश के एजेंट नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, थे, हैं और आगे भी हम हिंदुस्तानी रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मतलब ये जम्मू को टोल प्लाजा की बात कह लो, उसकी मार भी जम्मू को झेलनी पड़ी। लखनपुर की हालत देखो, कोविड की वजह से उसको बंद किया गया, लेकिन वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो असलियत है वो सब जानते हैं। कहीं से जम्मू का फॉर्म भरो और आप आसानी से निकल जाओ। तो ये जो पाबंदियाँ हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू प्रांत के ऊपर ही क्यों? ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी का एक तोहफा है जम्मू के लोगों को। कि हर बात पे ये जो नारा देते थे तो 70 साल से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे लूट लिया, जहाँ ये कर लिया वो कर लिया। मैं तो ये कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो मैं मान लेता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लूटा, लेकिन आपने 7 साल में जम्मू के लोगों को क्या दिया? क्या किसी को एक नौकरी दी? हमें बताएं, बीजेपी वाले किसी को नौकरी दी? क्या लोगों को कोई रोज़गार दिया? आपने नहीं दिया। जो प्राइवेट सेक्टर में हमारे लोग नौकरी करते थे वो भी 60% उनको निकाल दिया गया प्राइवेट सेक्टर से। जो छोटे छोटे कारोबारी थे, जैसे धर्मपाल जी ने कहा है, छोटे दुकानदार थे, आज उनको रोटी के लाले पड़ रखे हैं। पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको कोई नौकरी नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाई उनकी बंद हो गई है। ये क्या दे रहे हैं जम्मू को लोगों को? अच्छा, फिर उसके बाद हम जिम्मेदारों की बात करते हैं। हमारे कितने किसान लोग थे जिन्होंने, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस समय कहा था कि जितनी भी भाई जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो भी सरकारी ज़मीन आपको मिलती है वो उस पर आप कब्ज़ा करिए, उसको आप जोतिए, उसको आप बनाइए, अपना पेट भरिए। आज ये वो ज़मीन भी उनसे खाली करवा रखे हैं। क्या हमने लोगों को ज़मीन दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़मीन दी, उनको शौकारी से सिस्टम से दूर किया उनको। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कुछ नहीं दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये सिर्फ एक धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, धर्म पे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन आप लोग समझ रखे हैं कि ये हम ज़्यादा देर बीजेपी वाले को चलने वाला नहीं है ये सिस्टम। आज नहीं तो कल। मैं कहता हूँ, आज भी मैं जहाँ सब साथियों से लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने 7 सालों में बीजेपी का देख लिया कि बीजेपी ने क्या दिया। हमारे लोगों को एक ही बात थी कि पता नहीं ये हमारे बीजेपी वाले आ जाएंगे, ये कि हिंदू राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुसलमान भी है इसमें, सिख भी है इसमें, ईसाई भी है इस देश में। और जो ये देश है ये सबका है, ये किसी एक का देश नहीं है। बीजेपी वाले कहेंगे कि ये हमारा ही देश है, उनका देश नहीं है। ये देश सबका है, सब जातों का है, सब बरादरियों का है। इन्होंने तो सिर्फ लोगों को लड़ाया है। जहाँ तक आप टोल प्लाजा की बात करते हैं या ये कोरोना की बात करते हैं, ये कोरोना के नाम से तो करोड़ों रुपए इन लोगों ने कमाए हैं, अरबों रुपए कमाए हैं इन्होंने। सर, इतनी करप्शन है। एक आखिरी सवाल, डीडीसी इलेक्शन के दौरान इस बार ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि लोकल जो इनकी लीडरशिप है उनको ये मैदान में कम उतार रहे हैं, जबकि स्टार प्रचारक जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं?
उसमें ऐसा है कि ये सोच रहे थे कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव का बाइकाट करेगी, ये इस बात का। लेकिन जब इनको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब चुनाव लड़ने आ गई है, अब ये बखौड़ा गए हैं बीजेपी वाले, अब ये परेशान हैं। आप देख ही रहे होंगे रोज़ टीवी में, रेडियो में, अखबारों में, सोशल मीडिया में, सब जगह ये एक प्रोपेगेंडा कर रखे हैं। ये बुखला चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार जीत रही है और पूरे रास्ते जम्मू कश्मीर में ये जीतेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ये बुखलाए हुए हैं, इसलिए ये दिल्ली की जितनी भी इनकी कैबिनेट है मोदी साहब की, वो सारी कैबिनेट जहाँ आने वाली है वो झूठ का प्रचार करने वाली है। मुझे तो ये लग रहा है कि मोदी साहब और ये जो एक गैंग है ना मोदी जी का और शाह साहब का, ये गैंग है एक गुजराती भाइयों का, इनका ये इन्होंने पहले गुजरात को बर्बाद किया, अब ये पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रखे हैं ये मोदी और शाह गैंग। और दिया था कि हम 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरी देंगे, 7 साल हो गए, आप 2 करोड़ के बजाय जो उस हिसाब से 14 करोड़ बनता था, आप 1 करोड़ ही बता दो किसी को हिंदुस्तान में नौकरी अगर आपने दी है। आप जम्मू कश्मीर में बता दो किसी ने नौकरी दी है। जब ये 370 दफ़ा थी, हमारी जो गवर्नमेंट सर्विस का जो एक रूल था 4.5% रूल था हमारा, 4.5% सरकारी नौकरी देनी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, जिम्मेदारी भी बड़ी छोटी है, थोड़ी है, हमारे लोग पेट नहीं भर सकते हैं, जहाँ लोगों का गुजारा ही सरकारी नौकरी पे होता है। अगर सरकारी नौकरी नहीं है लोग हमारे भूखे मर जाएंगे। अब इन्होंने उसको 370 को ख़त्म किया, उसके साथ साथ अब हमारी नौकरी आ गई 1.5%, 3% हम वहाँ से ख़त्म हो गए। अब 1.5% में भी पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने आका हमारा पार्टनर बना दिया। अब वो उनके साथ हमारे बच्चों को कंपटीशन करेंगे। हम दिल्ली Flixpress.com. Create video online.